अ, ये हमारा दूसरा सेशन है। पहले सेशन में जो पिछले मंडे को हुआ था, हमने मॉडर्न साइंस के बारे में डिस्कशन की थी कुरानिक कॉस्मोलॉजी की रोशनी में। तो अब हम मॉडर्न साइंस के कॉन्टेक्स्ट में ही डिस्कशन करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा हम बात करेंगे स्पेसिफिकली, कह लें, क्वांटम फिजिक्स की और कुरानिक कॉस्मोलॉजी की रोशनी में। अब उसमें ये है कि वैसे तो ये क्वांटम फिजिक्स के ऊपर कुछ अर्सा पहले हमने हस्तोनीस में अच्छा खासा 4-5 सेशंस का एक स्टडी सर्कल भी किया था। तो डिटेल में तो डिस्कशन नहीं हम कर सकते 1 घंटे के सेशन में। तो अ, एक दो, कह लें, मेनली दो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मैं फोकस करूंगा इस सेशन में। एक तो है क्वांटम फिजिक्स की एक बड़ी मशहूर प्रॉब्लम है, द मेजरमेंट प्रॉब्लम। उसको हम देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हूं, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि टेक्निकल ना ही हूं जिस हद तक मुमकिन है, और आसान अल्फाज में अ, बात को कन्वे कर सकूं। दूसरा, फिर हम क्वांटम एंटेंगलमेंट को भी देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि इनका कुरानिक कॉस्मोलॉजी के साथ, कुरानिक कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसमें ये कैसे फिट इन होती। तो मेजरमेंट प्रॉब्लम और क्वांटम एंटेंगलमेंट, इन दो के ऊपर मेनली मेरा फोकस होगा। और फिर एक और जो इन्हीं से कनेक्टेड है इशू, इरिड्यूसिबल होलनेस का, उसको भी फिर हम कोशिश करेंगे इस 1 घंटे के सेशन में हम उसको, इन तीनों चीज़ों को हम कवर कर लें। तो स्क्रीन शेयर। अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग अब नजर आ रही, आप सबको स्क्रीन नजर आ रही? हाँ जी, आ रही है। ठीक, सही। अगले 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 पेज पे चलें। हाँ। अच्छा, तो जैसे मैंने भी आपको बताया था कि अ, हमने क्वांटम फिजिक्स के की चूंकि ये डिस्कशन है, और हमने तीन चीज़ों पे फोकस करना है। एक है मेजरमेंट प्रॉब्लम, उसके बाद क्वांटम एंटेंगलमेंट है, और फिर तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इरेड्यूसिबल होलनेस का। तो मेजरमेंट जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करने से पहले, और क्वांटम मेजरमेंट को ट्रेडिशनल या कुरानिक कॉस्मोलॉजी के साथ रिलेट करने के लिए भी हम ये देखेंगे कि जो मेजर का कॉन्सेप्ट है इटसेल्फ, फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, वो क्या है, क्योंकि वो फिर हमें मदद देगा जो क्वांटम मेजरमेंट है उसको भी ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से समझने में। अच्छा, अब मेजर को समझने के लिए अ, हमें जो ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी है अ, उसमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजी में जब कोई शय वजूद में आती है या किसी शय की खिलकत होती है तो कैसे होती है, जो क्रिएशन का प्रोसेस है, या कह लें जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है, वो कैसा है। क्योंकि फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मेजर और एक्ट ऑफ क्रिएशन में बड़ा करीबी रिश्ता है। आप समझ लें देर ऑलमोस्ट बल्कि सिनोनिमस ही है। एक्ट ऑफ गिविंग एग्जिस्टेंस टू समथिंग is very closely related to the idea of measure from a traditional point of view. तो हमें ये देखना पड़ेगा कि फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है, ये एक्ट ऑफ गिविंग एग्जिस्टेंस टू समथिंग, ये क्या होता है, इसकी नेचर क्या है। अच्छा, इसमें ये है कि चूंकि जाहिर बात है हम जो ट्रेडिशनल कॉस्मोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसी में हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है इस फ्रेमवर्क के अंदर जो आलम खल्क है, इसमें जो कुछ भी वजूद में आता है अल्टीमेटली उसका एक खालिक है जिसको हम खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। और ये हम किसी हद तक डिस्कशन पिछले मंडे को जो हमने सेशन किया था उसमें हम कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये खिलकत होती किस तरीके से, ये कायनात वजूद में आती किस तरीके से। अब चूंकि देखिए, खिलकत जो है उसको हम कह रहे हैं कि इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड।
मतलब ये एक्ट ऑफ क्रिएशन की हम बात करते हैं ना, अमल है, इट्स एन एक्ट। तो जब भी हम अमल की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड दो टर्म्स होती हैं। एक तो ये कि अमल कौन कर रहा है, ठीक है, हु इज परफॉर्मिंग द एक्ट। और दूसरा कि एक्शन किसके ऊपर हो रहा है, हु इज रिसीविंग द इफेक्ट ऑफ दैट एक्शन। तो एक होता है एक्टर, और एक वो कह लें शय होती है जिस पे एक्शन हो रहा होता है। तो ये किसी भी अमल से रिलेटेड ये लाजिम और मलजूम, ये दो टर्म्स हैं। अच्छा, अब चूंकि खिलकत भी एक अमल है, एक एक्ट है, इट्स एन एक्ट ऑफ गॉड। तो इसका मतलब है कि जब कोई भी शय वजूद में आएगी, किसी भी शय की खिलकत होगी, तो ये मानना पड़ेगा कि अ, इस अमल को करने के लिए कोई एजेंट है, जिसको आप एक्टिव प्रिंसिपल कहेंगे, जो कि अमल कर रहा है, उस परफॉर्मिंग दी एक्ट। और कोई शय है जो कि उस एक्शन को रिसीव कर रही है, जिसको आप पैसिव प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस पूरी कायनात में खिलकत के लिए, कुछ भी खल्क करने के लिए, और जब हम खिलकत की बात करेंगे तो हम बेसिकली जिस फ्रेमवर्क के अंदर हम बात कर रहे हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बात बेसिकली हम करेंगे। तो कुछ भी, किसी किस्म की भी मैनिफेस्टेशन के लिए हमें दो प्रिंसिपल्स जो हैं वो दरकार हैं, एक्टिव प्रिंसिपल एंड पैसिव प्रिंसिपल। इनके बगैर एक्ट ऑफ क्रिएशन नहीं हो सकता, या मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकती। तो मैनिफेस्टेशन से क्या बेसिकली मुराद है, क्रिएशन। बेसिकली जो भी कुछ इस आलम खल्क में है, वो मैनिफेस्टेशन, वो जो खालिक है उसको मैनिफेस्ट करती है, इसलिए हम उसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो बार एक्ट ऑफ क्रिएशन के लिए वी रिक्वायर एक्टिव प्रिंसिपल एंड पैसिव प्रिंसिपल। अच्छा, अब अ, एक इसको समझने के लिए एक और महसूस मिसाल जिसे कहते हैं, मोर कंक्रीट एग्जाम्पल, वो क्या हो सकती है, देखें। फर्ज कर लें कि आपने मिट्टी के बर्तन बनाने, ठीक है, मुख्तलिफ सूरतों के बर्तन आपने मिट्टी से बनाने हैं। तो पहले आप वो मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, वट एवर वो भी करते हैं। तो अब आपके पास वो जो एक सबस्ट्रेट आ जाता है, बेसिकली आप समझ लें कि वो, बेसिकली आप समझ लें कि वो पैसिव प्रिंसिपल है। ये वो सबस्ट्रेट है जिसने एक्शन रिसीव करना है, ठीक है, जिसने जो भी एक्टर ने जो भी कुछ करना है, वो उसने रिसीव करना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अब ये जो सबस्ट्रेट है हमारे पास, जिससे फिर आपने सूरतें उसमें से कार्व आउट करनी है, तो सूरतों को कार्व आउट करने के लिए हमें एजेंट चाहिए, हमें एक एजेंट चाहिए जो कि आपका एक्टिव प्रिंसिपल होगा। तो अब वो जो सबस्ट्रेट है, उसमें से आप मुख्तलिफ शक्लों के बर्तन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब ना तो जो एजेंट है जिसने मुख्तलिफ शक्लें उस सबस्ट्रेट में से कार्व आउट करनी है, ना सिर्फ वो अकेला काफी है, और ना ही सबस्ट्रेट अकेला काफी, ठीक है। क्योंकि जो एजेंट है, उस एजेंट रिक्वायर्स अ सबस्ट्रेट जिसमें से फिर वो कोई शक्ल कार्व आउट करे। और सबस्ट्रेट जो है ऑन इट्स ओन, उसमें से खुद ब खुद शक्लें नमूदार नहीं हो सकती। तो अब वो इवेंचुअली जो शक्ल कार्व आउट होती है, वो समझ लें कि वो, समझ लें वो मैनिफेस्टेशन, वो कोई शय जो है वजूद में आ गई आलम खल्क में। तो कोई भी शय जो वजूद में आती है, उसके लिए हमें एक सबस्ट्रेट चाहिए, और फिर हमें एक एक्टिव एजेंट चाहिए जो उस सबस्ट्रेट में से एक शक्ल कार्व आउट करके रिजल्टेंट के तौर पे हमें कोई शय दे, जिसके बारे में फिर हम ये कहेंगे कि हाँ, अब ये शय वजूद रखती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये मेयर जो है, बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मेयर, वो यहाँ कैसे फिट इन होता है। अच्छा, अब उसमें ये है कि फ्रॉम ए ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो कायनात को वजूद बख्शने का अमल है ना, इसको खास तौर पे अगर आप रेने गेनो को पढ़ें, बेसिकली रेने गेनो की उनकी एक बड़ी मशहूर बुक है, रेन ऑफ क्वांटिटी एंड साइंस ऑफ द टाइम। उसमें उन्होंने कुछ ट्रेडिशनल, खासतौर पे इंडियन मेटाफिजिक्स को कोट करते हुए उन्होंने कहा है, और वह बाकी ट्रेडिशंस के अंदर भी है, कि ये जो खिलकत का अमल है, इसके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली
ये जो खिलकत का अमल है ये ऐसा है कि जैसे यू ब्रिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस. सो बिफोर क्रिएशन देयर वाज केओस. और जब when God created the cosmos, basically God created, या कह लें ब्रॉट ऑर्डर, जिसे कहते हैं आउट ऑफ केओस. ठीक है, तो ब्रिंगिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, खिलकत के अमल को ये कहा जा रहा है. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम जो अब तक हमने डिस्कशन की है उसके साथ कैसे रिलेट करेंगे. अब हमने तो कहा जी कि एक पैसिव प्रिंसिपल एक सबस्ट्रेट है, और फिर एक एक्टिव प्रिंसिपल एजेंट है जो उस सबस्ट्रेट में से सूरतें कार्व आउट करता है. असल में अगर आप गौर करें तो अ, ये जो सबस्ट्रेट है ना, जो पैसिव प्रिंसिपल है बेसिकली, आप ये देखें कि ये इसमें इससे एसोसिएटेड कुछ टर्म्स हैं. बेसिकली जो सबस्ट्रेट है उससे एसोसिएटेड क्या टर्म्स हैं? एम्बिग्विटी, इनडिटर्मिनेसी, ठीक है, और केओस. अच्छा, इसका क्या मतलब है? और एक और चीज, पोटेंशियलिटी. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मैं सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएट कर रहा हूं इनडिटर्मिनेसी, उसके बाद केओस, उसके बाद एम्बिग्विटी, अनइंटेलिजिबिलिटी, ठीक है, और पोटेंशियलिटी. ये तमाम टर्म्स जो हैं ये इस सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, जो कि सूरतें या कह लें फॉर्म रिसीव करता है. देखिए, जब हम सूरत कोई भी कार्व आउट होती है फ्रॉम दैट सबस्ट्रेट, तो हम ये कहते हैं कि द सब्सटेंस और दैट सबस्ट्रेट हैज रिसीव्ड अ फॉर्म. ठीक है, तो सब्सटेंस रिसीव्स अ फॉर्म एंड द फॉर्म गिवर गिव्स द फॉर्म, एंड हेंस समथिंग इज क्रिएटेड. तो सबस्ट्रेट के साथ अनइंटेलिजिबिलिटी या एम्बिग्विटी या पोटेंशियलिटी या केओस इसलिए एसोसिएट किया जा रहा है बिकॉज अगर आप मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबस्ट्रेट बेसिकली देयर इज नथिंग इन द सबस्ट्रेट, इट इज एम्प्टी. ठीक है, हम ये कहेंगे कि पोटेंशियली द सबस्ट्रेट इज एवरीथिंग. देखिए ना, वही एक सबस्ट्रेट है, उसमें से आप मुख्तलिफ शक्लों के बर्तन बना सकते हैं. तो हम ये कहेंगे कि पोटेंशियली सबस्ट्रेट इज एवरीथिंग, बट एक्चुअली इट इज नथिंग. ठीक है, पोटेंशियली का मतलब है कि सबस्ट्रेट हैज द पोटेंशियल, ठीक है, टू रिसीव डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है, सबस्ट्रेट में पोटेंशियल है कि आप उसमें से एक, जिसे कहते हैं, बाउल शेप्ड बर्तन बना लें. आप उसमें पोटेंशियल है कि आप उसमें से कार्व आउट कर लें किसी और शक्ल का बर्तन को, ग्लास बना लें, ठीक है, कुछ जग बना लें, गमला, वट एवर. तो द सबस्ट्रेट हैज द पोटेंशियल टू बी एनीथिंग और अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट एक्चुअली इट इज नथिंग. ठीक है, आप ये समझ लें कि सबस्ट्रेट इज अ स्टोर हाउस ऑफ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. ठीक है, लेकिन वो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं, they are possibilities, they are potentials, they are not actual. Actually substrate has nothing in it, it's empty. ठीक है, तो चूंकि एक्चुअली देयर इज नथिंग इन द सबस्ट्रेट, तो इसलिए ये कहा जाता है कि इट रिप्रेजेंट्स अ chaotic situation. It represents a situation which is, which is unintelligible, which is कह लें there is nothing clear in it. क्योंकि क्लैरिटी के लिए एक्चुअलिटी चाहिए. क्योंकि देखिए ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि सबस्ट्रेट क्या है, तो आप कहेंगे सबस्ट्रेट कुड बी एनीथिंग. इट कुड बी, वो गमला भी हो सकता है, प्लेट भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, बट वी आर नॉट क्लियर अबाउट इट. बट पोटेंशियली इट इज एवरीथिंग. तो देयर इज एन एम्बिग्विटी. आप कतई तौर पे सबस्ट्रेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते वो क्या है. ठीक है, अब इससे मुझे असल में वो कुरान की वो डिवीजन याद आती है, मुहकम और मुतशाबे. तो देयर इज नथिंग मुहकम इन द सबस्ट्रेट, एवरीथिंग इज मुतशाबे, एम्बिगुअस. तो अब ये चक्कर ये है कि काफी सारी पॉसिबिलिटीज का स्टोर हाउस है, सॉर्ट ऑफ. ठीक है, इट हैज अ पोटेंशियल टू बी एनीथिंग. ठीक है, अब वो जो फॉर्म गिवर है, वो जो एक्टिव एजेंट है, वो क्या करता है? वो उन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक पॉसिबिलिटी को एक्चुअलाइज करता है. ठीक है, मतलब अगर जो फॉर्म गिवर है, जो एजेंट है, उसने डिसाइड किया कि जी मैंने इसमें से बर्तन, ग्लास बनाना है, तो ग्लास वाज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, वन ऑफ द, कह लें, पोटेंशियल्स ऑफ द सबस्ट्रेट. तो वो जो पोटेंशियल है वो एक्चुअलाइज हो गया. ठीक है कि नहीं? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है. तो अब केओस क्या है? केओस ये है कि ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं,
देखे ना, मैंने कहा है ना कि सबस्ट्रेट इज अ स्टोर हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज, और वो पॉसिबिलिटीज दे आर सॉर्ट ऑफ फाइटिंग विच ईच अदर, कि उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज सेलेक्ट होगी एक्चुअलाइज होने के लिए। क्योंकि जाहिर बात है, अब फाइटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनमें से कोई एक ही पॉसिबिलिटी एक्चुअलाइज होगी, मतलब वो पॉसिबिलिटी कंपीट कर रही है सॉर्ट ऑफ विद ईच अदर। कि अगर ग्लास बनता है तो प्लेट नहीं बनेगी, प्लेट बनती है तो कोई और पॉसिबिलिटी एक्चुअलाइज नहीं होगी, तो दे आर सॉर्ट ऑफ कंपीटिंग विद ईच अदर। तो एक सॉर्ट ऑफ केओटिक सिचुएशन इस सेंस में। बट ऑफ कोर्स दिस इज केओस विद रिस्पेक्ट टू मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जारी बात है हम मैनिफेस्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन को। तो जब आप ये जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी या सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज को आप एक्चुअलाइज करते हैं थ्रू द एक्टिव प्रिंसिपल, थ्रू द एजेंट, तो आप ये कहते हैं कि यू हैव ब्रॉट ऑर्डर आउट ऑफ केओस। ठीक है, आपने एक इंतहाई एक्सट्रीमली एम्बिगुअस सिचुएशन जो है उसमें उसको लेस एम्बिगुअस बना दिया, आपने थोड़ी क्लैरिटी कह ले प्रोवाइड की है इन दिस सेंस। तो ये बेसिकली, तो ये जो क्रिएशन का अमल है इसको कह रहे थे कि ब्रिंगिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, या ब्रिंगिंग ऑर्डर आउट ऑफ इनडेफिनेट पोटेंशियल बेसिकली। तो वो जो केओस है वो इन रिलेशन टू मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। अब हम यही जो, अब क्वेश्चन ये है कि ये मैयर, क्योंकि ये सारी हमने डिस्कशन की है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैयर है बेसिकली ये क्या है। देखें, मैयर बेसिकली मीन्स टू डिटर्मिन समथिंग, डिटर्मिनेशन, या टू अस्वीन समथिंग, टू डिटर्मिन समथिंग। डिटर्मिन के अंदर बेसिकली क्या चीज आ जाती है? लिमिट करना, तयन करना, बाउंड्रीज असाइन करना, डिफाइन करना इन अ सेंस। तो बेसिकली आप करते क्या है कि ये जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है ये एक्ट ऑफ मेजरमेंट भी है। क्यों? क्योंकि आप वो जो इनडेफिनेट पोटेंशियल है बेसिकली, वो जो एक एम्बिगुअस सिचुएशन है उसमें, अब ये इनडेफिनेट पोटेंशियल मतलब देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, तो उसमें से आपने उस वो जो एक इनडेफिनेट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज का पूल हाउस है, स्टोर हाउस है, उसमें से आपने तयन किया है, कुछ पॉसिबिलिटीज को सिलेक्ट करके एक्चुअलाइज किया है बेसिकली। मतलब आपने सॉर्ट ऑफ बाउंड्रीज खींच दी, लिमिट कर दिया बेसिकली। तो ये जो लिमिटिंग एक्ट है बेसिकली, जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, इसी से फिर मैनिफेस्टेशन हो जाती है बेसिकली, इसी से कोई चीज वजूद में आ जाती है, खिलकत होती है। तो मेजरमेंट क्या है? बेसिकली मेजरमेंट है, सो आप ये समझ लें कि वो जितनी भी एक पूल है पॉसिबिलिटीज का, उनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी जो है उसको आपने सिलेक्ट करके एक्चुअलाइज कर दी बेसिकली। सो इट्स एन एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन, आपने डिटर्मिन करा है, तो आपने एम्बिगुटी को रिमूव कर दिया। वंस यू डिटर्मिन समथिंग तो एम्बिगुटी इज रिमूव। पहले इस एक्ट ऑफ मेजरमेंट से पहले देयर वाज एम्बिगुटी। ठीक है, इट देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पोटेंशियलिटीज थी। तो जब आपने डिटर्मिन किया, डिटर्मिनेशन की तयन किया, तो आपने एम्बिगुटी रिमूव कर दी बेसिकली। तो फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है बेसिकली इट इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस विद एक्ट ऑफ क्रिएशन। कोई चीज जब उसकी खिलकत होती है तो ये इस तरीके से है। और फिर हम इसके कुरानिक रेफरेंसेस भी देखेंगे मैयर के, जो इससे काफी मिलते जुलते हैं। अब यही जो आइडिया है मेजरमेंट का, इसको हम आगे जाके जो क्वांटम मेजरमेंट है उसके साथ भी हम रिलेट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, ये मैंने कुछ बातें तो तमहीदी जो मैंने अभी डिस्कशन की है उसमें, ये जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने पेश किए हैं इनमें से काफी सारे तो मैं डिस्कस आपसे कर लिए हैं, लेकिन फिर मैं थोड़ी और वजाहत मैं पेश करता हूं। तो अब अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पूरी की पूरी हमारी कॉस्मोस है, कायनात है, ये दो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पे या उनकी इंटरेक्शन से, या उनको एज इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके आप सॉर्ट ऑफ ये पूरी कायनात जो इसकी खिलकत होती है, खल्क होती है कायनात। ठीक है, तो एक्टिव प्रिंसिपल है, पैसिव प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा, अब ये भी है कि देखें, अब
पिछले दफा हमने डिस्कस किया था कि जो कॉस्मोस है फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके मल्टीपल लेवल्स हैं, मल्टीपल रियल्म्स हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग आप, ट्रेडिशनली स्पीकिंग आप कायनात को या कॉस्मोस को तीन रियल्स में अमूमन डिवाइड करते हैं। स्पिरिचुअल रियल्म है, उसके बाद सटल रियल्म है जिसको आलम बरज़ख कहते हैं, और फिर कॉर्पोरियल रियल्म है जिसको आप आलम मादी कहते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन रियल्म्स हैं। तो अब यह है कि एक तो पूरी की पूरी कायनात है, तो एक तो है कि पूरी की पूरी कायनात इन रिलेशन टू द होल कॉस्मोस हमारे पास एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि हर रियल या हर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस के कोरिस्पॉन्डिंग भी एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल्स होते हैं। बस अगर हम ये जो हमारी जो दुनिया है, ठीक है, जिसमें मिनरल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इंसान है, बेसिकली ये जो दुनिया जिसको आप नेचुरल वर्ल्ड भी कहते हैं, इससे एसोसिएटेड भी एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल्स हैं बेसिकली। तो अब मतलब इससे एसोसिएट भी एक पैसिव सबस्ट्रेट है और एक फॉर्म गिविंग एजेंट है जो कि उस पैसिव सबस्ट्रेट को फॉर्म प्रोवाइड करता है और वो सबस्ट्रेट फॉर्म रिसीव करता है। उसके नतीजे में कुछ इस आलम के अंदर जिसको नेचुरल वर्ल्ड कह रहे हैं कोई चीज वजूद में आती है। तो अब वो जो फॉर्म गिविंग एजेंट है, अगर हम पेरिपेटेटिक फिलोसफी के फ्रेमवर्क में बात करें, इवन स्कोलास्टिक्स भी, मिडिवल स्कोलास्टिक्स, तो फॉर्म गिविंग एजेंट जो है इस नेचुरल वर्ल्ड का वो एक्टिव इंटेलेक्ट होता है। लेकिन अब उस डिटेल में अभी नहीं हम जा रहे हैं, उसकी हमें जरूरत नहीं। तो इसमें यह है कि अब इस आलम के अंदर जो भी शय है जिसको हम कहेंगे ये एक शय है, इट इज कंपोज ऑफ टू थिंग्स, फॉर्म एंड मैटर, ठीक है। अब वो फॉर्म जो है वो एक्टिव प्रिंसिपल है, मैटर जो है वो पैसिव प्रिंसिपल है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली इस आलम में, नेचुरल वर्ल्ड में जो भी अशिया मौजूद हैं उनके बारे में कहा जाता है दे आर कंपोज ऑफ टू थिंग्स, फॉर्म एंड मैटर, ठीक है। अब फॉर्म के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज एन इंटेलिजिबल प्रिंसिपल। मतलब किसी शय में फॉर्म जो है उसका रोल क्या है। किसी शय में फॉर्म का रोल यह है कि फॉर्म की ही वजह से आप उस शय को डिफाइन कर सकते हैं, उसकी कोई तारीफ कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट मेक्स अ थिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मतलब शय की जो हकीकत है उसकी तारीफ जो है वो मुमकिन फॉर्म की वजह से है, ठीक है। और मैटर के बारे में मैं अभी थोड़ी, ये जो मैटर है नेचुरल वर्ल्ड का, इसके बारे में अभी डिस्कशन में आपके साथ करता हूं। इट इज इनडिटर्मिनेट रिसेप्टिव प्रिंसिपल। अच्छा, इसकी मैं लेकिन थोड़ी सी और वजाहत करता हूं क्योंकि अब हम एक बड़ी रिस्ट्रिक्टिव सेंस में बात कर रहे हैं एक्टिव और पैसिव प्रिंसिपल प्रिंसिपल की नेचुरल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। देखें, इस फॉर्म एंड मैटर को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लेके आता हूं। देखें, फर्ज कर लें कि हम एक काम ये करते हैं कि पहले हम, हमारे सामने एक इंसान है, फर्ज करें आपके सामने एक इंसान खड़ा है और साथ ही लेट से शेर खड़ा है आपके सामने, ठीक है। एक तरफ इंसान है, एक तरफ शेर, ठीक है। अच्छा, अब इंसान और शेर दोनों हैवान है। मैं ऑफ कोर्स मैं अब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जो लॉजिकली मैं चीजों को देख रहा हूं और मैं लॉजिकली भी चीजों को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं और वहीं से फिर मैं फॉर्म और मैटर को भी इन्वॉल्व कनेक्ट करूंगा। तो हमारे सामने इंसान है और शेर है, दोनों हैवान हैं। हैवान एक ऐसी सिफ्त आप समझ लें जो दोनों में कॉमन है, लेकिन ये दोनों में एक तो हैवानियत कॉमन है लेकिन दोनों में इख्तलाफ भी है। अदरवाइज इंसान और हैवानों को और शेर में कोई फर्क नहीं हो, ठीक है। तो ये जो हैवानियत है जो इंसान और शेर में कॉमन है, ये इसको कहते हैं जेनस, जिन्स, ठीक है। ये जिन्स वो चीज है जो शेर और इंसान में कॉमन, ठीक है। अब लेकिन दोनों में फर्क क्या है। जो चीज दोनों में फर्क डालती है उसको कहते हैं डिफरेंशिया, फसल। इंसान जो है उसको कहा जाता है कि वो हैवान नातिक है, इसको कहते हैं रैशनल एनिमल। तो एनिमल जिन्स है जो वो शेर के साथ, लॉयन के साथ शेयर करता है, लेकिन जो फसल है डिफरेंशिया, वो वो मुख्तलिफ है।
तो जो रैशनैलिटी है, बेसिकली जो फसल है, जो डिफरेंशिया है, वो डिस्टिंग्विश करता है इंसान को बाकी हैवानात से। ठीक है, मतलब डिफरेंशिया वो चीज है जो किसी स्पीशीज को डिफाइन करती है। बेसिकली इंसान एक स्पीशीज है, लाइन एक मुख्तलिफ स्पीशीज है। तो ये दो स्पीशीज, इनमें इनमें फर्क कैसे है, क्या चीज फर्क डालती है? डिफरेंशिया। ठीक है, इंसान के केस में डिफरेंशिया रैशनैलिटी है, लाइन के केस में उसका अपना डिफरेंशिया होगा, लेकिन जेनस जो है वो दोनों का सेम। ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने डिस्कशन क्यों की? डिस्कशन इसलिए की है कि अगर आप सिर्फ जेनस पे फोकस करेंगे तो आप लाइन या शेर या इंसान में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, आप उनको डिफाइन नहीं कर पाए, बेसिकली प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए। यू नीड टू, जिसे कहते हैं, इन्वोक डिफरेंशिया टू प्रॉपरली डिफाइन अ लाइन और अ ह्यूमन बीइंग, बेसिकली। अब ये मैंने बात इसलिए की है क्योंकि लॉजिशियंस, खासतौर पर अगर हम पेरिपेटेटिक्स की बात करें और उसके बाद भी इस्लामिक फिलॉसफी के अंदर भी, ये फसल और ये जो जिन्स है, इनका ये जो मैंने रोल बताया है, फसल, जिन्स और फॉर्म और मैटर, इनमें वन टू वन कोरिस्पॉन्डेंस फिलोसफर स्टैब्लिश करते हैं। फिलोसफर्स कहते हैं कि जो फसल है, डिफरेंशिया, दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू फॉर्म, और जो जिन्स जो है, इट कोरिस्पॉन्ड्स टू मैटर, बेसिकली। तो दे आर मोर और लेस सेम थिंग, सिर्फ मुख्तलिफ परस्पेक्टिव से देखने की बात है। तो फॉर्म, इसको हम सब्सटेंशियल फॉर्म भी कहते हैं, और डिफरेंशिया, दे आर सेम कॉन्सेप्ट्स। और जेंस, जेनस एंड मैटर, दे आर सेम कॉन्सेप्ट्स। तो अब ये देख लें कि डिस्टिंग्विश, प्रॉपर डेफिनेशन के लिए डिस्टिंग्विशिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो बड़ा जरूरी है। वो चीज जो कॉमन है सब में, बेसिकली, वो अगर सिर्फ उस पर फोकस करेंगे तो आप कंप्लीट डेफिनेशन आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म के बारे में कहा जाता है कि इट इज एन इंटेलिजिबल प्रिंसिपल, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश करता है, बेसिकली। एक तो ये बात, दिस इज वन थिंग। लेकिन अब हम आते हैं, ये तो हम दो मुख्तलिफ स्पीशीज में डिफरेंसेस देख रहे थे। ठीक है, कि एक लाइन है, इट्स अ स्पीशी, और एक इंसान है, इट्स अनदर स्पीशी। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ कि हम एक स्पीशीज ले लें, जैसे इंसान। अब आपके सामने दो इंसान खड़े हैं, आपके बाएं हाथ पे भी इंसान खड़ा है, दाएं हाथ पे भी इंसान खड़ा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब इनका तो जेनस और डिफरेंशिया दोनों सेम है। ठीक है, अब और बाय द वे, जेनस और डिफरेंशिया अगर दोनों सेम हो तो इसका मतलब है कि फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों की डेफिनेशन सेम है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो दो इंसान है, इनकी हकीकत क्या है, तो आप कहेंगे फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू इनकी सेम हकीकत है, बोथ ऑफ देम आर रैशनल एनिमल्स। ठीक है, तो हम कहेंगे ये कि बोथ ऑफ देम शेयर द सेम सब्सटेंशियल फॉर्म, बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर दोनों की तारीफ तो सेम है लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन दोनों फिर भी हैं तो मुख्तलिफ, मुख्तलिफ वजूद हैं। अगर वो हर लिहाज से आइडेंटिकल हो तो फिर तो दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, फिर तो एक ही होगा। लेकिन बजाहिर दो मुख्तलिफ वजूदात हैं। लेफ्ट साइड पे एक शख्स है जिसको आप उमर कह रहे हैं, राइट साइड पे एक शख्स है जिसको आप अली कह रहे हैं। तो दो मुख्तलिफ तो है ना, मतलब उनमें कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कि ये किस किस्म का डिफरेंस है? असेंशियल डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम है, रैशनल एनिमल। तो चूंकि दोनों की तारीफ सेम है, डेफिनेशन सेम है, तो हम ये कहेंगे कि इनमें अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो वो असेंशियल डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, फिर किस किस्म के डिफरेंसेस हैं? ऐसे डिफरेंसेस हैं जो दोनों की जो मंतकी तारीफ है, लॉजिकल डेफिनेशन है, उस पर फर्क कोई नहीं डालता। तो ऐसे डिफरेंसेस को कहते हैं एक्सीडेंटल डिफरेंसेस, आरजी इख्तलाफा। लेकिन ये एक्सीडेंटल डिफरेंसेस ये कहां से आ रही है? इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है इस नेचुरल वर्ल्ड का मेटीरियल प्रिंसिपल, बेसिकली मैटर। ठीक है, जो रिसेप्टिव प्रिंसिपल है, बेसिकली
जिसको हम कहेंगे मैटर कैरेक्टराइज बाय क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव मैटर, जो इस नेचुरल वर्ल्ड का रिसेप्टिव प्रिंसिपल है, जो सबस्ट्रेट है, ये वो रूट कॉज है विद इन द स्पीशीज डिफरेंसेस का। ठीक है। अच्छा, फिर इसको अब मैटर के साथ हम अनइंटेलिजिबिलिटी एसोसिएट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि मैटर की वजह से जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो कसरत पैदा हो रही है, वो वो असेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट नहीं कर रहे। मतलब कि अगर हम तारीफ लॉजिकल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तारीफ को पॉइंट ऑफ व्यू से दो इंसानों में डिफरेंसेस को समझना चाहें तो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि फ्रॉम अ लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों, दो मुख्तलिफ इंसानों की तारीफ, मंद की तारीफ सेम। तो जो इंटेलिजिबिलिटी के पॉइंट, इंटेलिजिबिलिटी से क्या मुराद है? अगर हम कहते हैं कोई शय इंटेलिजिबल है, इसका मतलब है कि हम, वी कैन नो समथिंग अबाउट इट, वी कैन डिफाइन इट। ठीक है। हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, वी कैन नो समथिंग अबाउट इट, अबाउट इट्स रियलिटी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि दो इंसान हैं, सेम स्पीशीज के दो इंस्टेंसेस हैं, उनमें जो फर्क है, आ रहा है, वो पैसिव प्रिंसिपल, वो मैटर की तरफ से आ रहा है। लेकिन ये जो फर्क है, ये इंटेलिजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहते हैं, नहीं है बेसिकली, क्योंकि इस फर्क की वजह से दोनों की लॉजिकल डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही। तो ये डिफरेंसेस एक्सीडेंटल है, असेंशियल डिफरेंसेस नहीं। तो फॉर्म जो है वो असेंशियल डिफरेंसेस पैदा करती है। लाइन की अपनी एक डिफरेंट फॉर्म है, क्योंकि वो मुख्तलिफ स्पीशीज है। इंसान की अपनी एक डिफरेंट फॉर्म है, वो मुख्तलिफ स्पीशीज है। लेकिन विद इन अ स्पीशीज अगर दो मुख्तलिफ इंसान हैं, तो उनमें फिर फॉर्म का फर्क नहीं है। उनमें जो फर्क आ रहा है उसका रूट कॉज एक्टिव इंटेलिजिबल प्रिंसिपल नहीं है, पैसिव प्रिंसिपल बेसिकली। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। बाकी फिर ये कि फॉर्म को रिस्पॉन्स टू इंटेलिजिबल पोल, मैटर मैटर को रिस्पॉन्स टू अनइंटेलिजिबल और इनडिटर्मिनेट पोल, ये मैंने आपको, अनइंटेलिजिबल इसलिए क्योंकि उसकी वजह से एक्सीडेंटल डिफरेंसेस उसका रूट कॉज मैटर, और इनडिटर्मिनेट इसलिए क्योंकि जैसे मैं पहले आपको बता चुका कि देयर इज नथिंग डिटर्मिन्ड इन मैटर, इट इज एम्बिगुअस, it's a storehouse of possibilities and potentialities, but nothing, there is nothing determined in it, there is nothing actualized in it, everything is just a potentiality. So it is characterized by potentiality, indeterminacy, unintelligibility and chaos. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फिर जैसे मैं, अब हम यहां तक पहुंचे हैं कि अगर कोई शय वजूद रखती है, बेसिकली अगर हम सिर्फ इस आलम की अब बात कर लेते हैं, नेचुरल वर्ल्ड, क्योंकि जो क्वांटम फिजिक्स को भी अब मैं जब इन्वॉल्व करूंगा तो उसमें जारी बात है हम नेचुरल वर्ल्ड की ही बात करेंगे। तो इस नेचुरल वर्ल्ड में अगर कोई शय वजूद रखती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ फॉर्म एंड मैटर। तो देयर हैज टू बी अ सबस्ट्रेट कि जिसमें से जो सूरतों को रिसीव करती है, या सूरतें जिसमें से काव आउट होती है। ठीक है। तो इट्स कंपोज ऑफ फॉर्म एंड मैटर। और इसलिए कोई शय जो वजूद रखती है, इसलिए उसको कहा जाता है कि इट्स अ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस इज कंपोज्ड ऑफ फॉर्म एंड मैटर। ठीक है। अगर फॉर्म और मैटर में से कोई भी एक मिसिंग हो, तो फिर ऐसी शय के बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि वो वजूद रखती है, वो एक्चुअली प्रेजेंट है, वो इट्स नॉट एन एक्चुअल एंटिटी एग्जिस्टिंग इन दिस नेचुरल रियल। अगर कोई एक्चुअल एंटिटी इस नेचुरल रियल में एग्जिस्ट करती है, इट इज कंपोज ऑफ फॉर्म एंड मैटर। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, अब इसमें एक तो और इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये मैंने आपको बता दिया, एसेंशियल डिफरेंसेस रूटेड इन फॉर्म, एक्सीडेंटल डिफरेंसेस रूटेड इन मटेरिया सेकेंडा। मटेरिया सेकेंडा जो है ये भी स्कोलास्टिक टर्म है, थॉमस एक्वाइनस ने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। एंड इट बेसिकली मींस डेजिग्नेटेड और क्वांटिफाइड मैटर। मैं इसके ऊपर अभी दोबारा वापस आता हूँ, थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर दोबारा वापस आता हूँ। ये बार मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है।
ये भी मैंने को बता दिया कि मेजर असाइंस लिमिट्स एंड डेफिनेशन थ्रू मेजर द इंडेफिनिट बिकम्स डिफाइंड। अब आप ये देखें कि वो जो इंडेफिनिट है वो सबस्ट्रेट है, वो पैसिव सबस्ट्रेट, देयर इज नथिंग डेफिनेट इन इट, इट कुड बी एनीथिंग। तो द indefinite becomes defined through measure और through the act of creation। ठीक है, तो इस तरह तो जो कॉस्मोस है इट इज द मेजर द ऑर्डर्ड टोटलिटी। ठीक है, तो केओस पोटेंशियलिटी है, सब्सटेंशियल पोल, और कॉस्मोस जो है वो डिफाइंड मैनिफेस्टेशन है। तो फॉर्म इल्यूमिनेटिंग मैटर, वही मैंने मैटर रिसीव्स द फॉर्म, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ खल्क होता है। अब ये कुछ कुरानिक रेफरेंसेस हैं इसी से रिलेटेड, देखें। एक है कि इंडीड वी क्रिएटेड, मैं आई एम सॉरी, मैं जो एक्चुअल जो सूरत का नंबर है, और वो मैं यहाँ नहीं कोट कर पाया जल्दबाजी में, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये 54 सूरा है, उसकी 49th आयत है कि इंडीड वी क्रिएटेड एवरीथिंग विद अ मेजर। तो आप देखेंगे यहाँ क्रिएशन के एक्ट को मेजर के साथ एसोसिएट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे अब आगे वो कहते हैं ही क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड डिटरमिन्ड देम प्रिसाइजली। तो वो डिटर्मिनेशन, तो फिर मेजर, क्रिएशन और डिटर्मिनेशन, ये तीनों चीजें आप देखें दो सूरतों में, अ, आयतों में, इन दो आयतों में कितनी खूबसूरती से ये रिलेट हो, मेजर, क्रिएशन एंड डिटर्मिनेशन। अब देखिए कमाल नहीं। तो अच्छा, अब वो ये हमने पिछले सेशन में ये डिस्कस किया था कि अब जो कॉस्मोस जो है इट्स एन ऑर्डर्ड क्रिएशन, तो वो ऑर्डर है, हार्मनी, बैलेंस है, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था। तो जाहिर बात है कि जब वो इनडेफिनेट को आप डेफिनेट करेंगे, तो ऑर्डर का बेसिकली मतलब यही होता है कि हार्मनी, बैलेंस बेसिकली। तो ये उससे रिलेटेड कुरानिक रेफरेंस है कि ही रेज द हेवन एंड सेट द बैलेंस। तो ये हम पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं, इसमें मैं नहीं। सो मेजर इन कुरानिक कॉस्मोलॉजी कोरिस्पॉन्ड्स टू डिटर्मिनेशन इन ऑर्डर। ठीक है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, नॉट रिडक्शन टू क्वांटिटी अलोन, ये इतना रेलेवेंट नहीं, सेशन के एंड में इसको देखते हैं। ओके, ठीक है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया एक्टिव पैसिव। बाकी मैं इस ये जो स्कोलास्टिक्स की और पेरिपेटेटिक्स की डिटेल्स है इसमें मैं नहीं जा रहा, कंफ्यूजन होगी। आई कम टू द मेन पॉइंट। अच्छा, अब ये कुछ और कुरानिक सिंबलिज्म भी है। वो अभी जो मैंने वो सबस्ट्रेट वाली बात की कि वी हैव अ सबस्ट्रेट, उसमें से सूरतें कार्व आउट होती हैं। एक और जो सिंबलिज्म है इसी तरह का, वो है पेन एंड टेबलेट का। ठीक है, तो वो बड़ा मशहूर है। अब आप अगर आप वो मिट्टी का जो सबस्ट्रेट है उसकी जगह आप क्लीन स्लेट ले आए, ठीक है, और फिर आप कलम को यूज करते उसमें कुछ लिखें, तो जब आप कुछ लिखेंगे तो ऐसे है कि जैसे ये एक्ट ऑफ क्रिएशन। अब लिखने से पहले जो क्लीन स्लेट है, जिसको आप लॉह भी कहते थे, कुरानिक टर्म अगर आप यूज करें, क्लीन स्लेट रिप्रेजेंट्स एन एम्बिगुअस स्टेट ऑफ अफेयर्स, एम्बिगुइटी, chaos. There is nothing determined, indefinite, nothing defined, nothing determined, ambiguity. तो it is potentially everything, ठीक है कि नहीं? बट एक्चुअली इट इज नथिंग, पोटेंशियली इट्स एवरीथिंग। लेकिन जब आप कलम से उसमें कुछ लिखते हैं तो फिर आप sort of you bring order out of chaos, you actualize certain potentiality, you select a certain possibility। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह का है कि नून बाय द पेन एंड व्हाट दे इंस्क्राइब। तो ये वो क्रिएशन का अमल ही है जिसको डिस्कस, एंड द फर्स्ट थिंग दैट अल्लाह क्रिएटेड वाज द पेन बेसिकली। तो तो ये अब इनके ऊपर बड़ी प्रिसाइज और डिटेल में और डिस्कशन हो सकती है इन सारे कुरानिक सिंबलिज्म के ऊपर, उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने इवेंचुअली क्वांटम फिजिक्स के ऊपर आना है। तो मैंने तभी आप बैकग्राउंड आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। अ, अब मैं, हाँ, अब हम आते हैं कि जो मेजरमेंट प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की, उसमें हम आते हैं। देखें, क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो दौर था मॉडर्न साइंस का, उसको कहते हैं क्लासिकल पीरियड। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स जिसे कहते हैं। जो क्लासिकल फिजिक्स थी उसकी बुनियाद डेकार्ट, गैलीलियो, न्यूटन ने रखी थी। वो मैं बड़ी बार डिस्कशन कर चुका हूँ, उसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। बस लुबे ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स के एडवेंट से पहले जो न्यूटोनियन आप कह लें फिजिक्स थी, उसमें एक एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन ये था कि बेसिकली एटोमिस्टिक बेसिकली फ्रेमवर्क था कि एक तो ये कि सिर्फ नेचुरल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड है, नंबर वन। और नंबर टू
कि जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इस मटेरियल वर्ल्ड के, दे आर इंडिविजिबल एटम्स। ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स कह लें, एटम्स कह लें, ठीक है, इंडिविजुअल एटम्स, और उन्हीं की रीअरेंजमेंट से मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो आप इस आलम के अंदर देखती हैं। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर ये था कि एक शेर और एक इंसान में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सिर्फ फर्क ये होगा कि शेर कह ले इट्स अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स या इंडिविजिबल एटम्स, और इंसान इज अ डिफरेंट अरेंजमेंट। तो सिर्फ वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो इंडिविजिबल एटम्स हैं, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट से आपको मुख्तलिफ अशिया मिलती। दैट वॉज द केस। तो शेर के अंदर भी वही इंडिविजिबल फंडामेंटल पार्टिकल्स कह लेंगे, इंडिविजुअल एटम्स है सेम, और इंसान में भी वही, सिर्फ अरेंजमेंट थोड़ा का फर्क है, जिससे एक खास अरेंजमेंट से शेर आ जाता है और एक खास अरेंजमेंट से इंसान आ जाता है। एक तो ये। दूसरा कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली होता ये कि यू स्टार्ट फ्रॉम दीज एलिमेंट्री फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, यू कैन कॉल दम फंडामेंटल पार्टिकल्स और इंडिविजुअल एटम्स, और ये फिर असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम मोर कॉम्प्लेक्स थिंग्स emerge, जो बेसिकली जिसको आप थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कह रहे हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज क्वाइट कंसिस्टेंट विद द एटोमिस्टिक थ्योरी। अगर आप एटोमिस्टिक थ्योरी में बिलीव करते हैं तो जारी बात है फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अलावा कोई और चारा नहीं है। देखे ना कि क्योंकि देयर इज नो अदर वे टू एक्सप्लेन emergence ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इवेंचुअली यू एंड अप विद ह्यूमन बीइंग व्हिच इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा इज अ वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर इन एनिमेट और एनिमेट की ये जो कह लें जो फर्क है वो भी खत्म हो जाता है। देयर इज नो significant qualitative difference, let's say, between a stone, let's say, and a human being. The stone at the end of it is also a collection of, arrangement of same fundamental building blocks. Human being is also a collection of same fundamental building block. The only difference is in the arrangement. So so everything actually, gets, boils down to, scale. Only difference of scale, stone, scale and complexity, let's say. That's it. अदरवाइज देर इज नो क्वालिटेटिव डिफरेंस। अब इस फ्रेमवर्क के अंदर वो जो फॉर्म है, सब्सटेंशियल फॉर्म, उसकी कोई रोल नहीं बेसिकली। लेकिन सर मैं उसकी डिटेल में बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर रेने डेकार्ट और उनको एंगेज करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर रहा, टाइम नहीं है मेरे पास। देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो हमने बात की थी, उसमें हमने कहा था कि इस आलम में, नेचुरल वर्ल्ड में, अगर कोई शय मौजूद है तो इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ फॉर्म एंड मैटर। ठीक है। अब इस आलम में जितनी भी अशिया आपको नजर आती हैं, उनमें आपको दो तरह के एट्रीब्यूट्स नजर आते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जो क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, दे कम फ्रॉम मैटर, द पैसिव प्रिंसिपल। जो क्वालिटेटिव हैं, दे कम फ्रॉम द एक्टिव प्रिंसिपल। अब चक्कर ये कि सबसे पहले डेकार्ड ने ये कहा कि जो आपको क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, दे आर सब्जेक्टिव, दे आर इम्पोज बाय द माइंड, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ द थिंग आउटसाइड योर माइंड। तो वो जो क्वालिटी थी, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था, उसको सब्जेक्टिव डोमेन का हिस्सा बना दिया। ठीक है। खारिज में जो कुछ है, इट्स प्योर क्वांटिटी। जो भी खारिज में है उसके सिर्फ क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स हैं। अब ये ऐसे ही है जैसे आप ये कह लें कि वो जो सबस्ट्रेट है, वो जो स्टफ है, उसमें से खुद ब खुद सूरतें कार्व आउट होना शुरू होती विदाउट एनी एजेंट। ये बिल्कुल ऐसे ही, मतलब कि वो जो सबस्ट्रेट था, पैसिव सबस्ट्रेट, वो पैसिव था। It was characterized by potentiality, not actuality. What Descartes did was that Descartes said कि ये जो substrate है, it is not passive. It is not characterized by potentiality. It is already active. You don't require a form-giving agent. You don't require an active principle to actualize the potential of the substrate. Why? Because the substrate is not characterized by potentiality. Substrate is characterized by actuality. अच्छा, वो actuality क्या है? Fundamental building blocks, indivisible atoms.
तो वो जो सबस्ट्रेट है हमारा अब आफ्टर डेकार्ट, वो क्लीन स्लेट नहीं है, विच इज इनडेफिनेट, विच इज chaotic, ठीक है, विच इज characterized by potentiality. The substrate or the stuff from which things are made is nothing but the fundamental building blocks, the indivisible atoms, actually existing indivisible atoms. ये बात ज़हन में रखें, actually existing, they are actually existing indivisible atoms, ठीक है। तो ये हमारा सबस्ट्रेट, इसी से सब कुछ बनता है। तो फिर फॉर्म की तो जरूरत नहीं है ना, फॉर्म गिविंग एजेंट की भी जरूरत नहीं है, फॉर्म की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मैटर है उसका पोटेंशियल तो ऑलरेडी एक्चुअलाइज्ड है। तो उसके पोटेंशियल को एक्चुअलाइज करने के लिए आपको किसी फॉर्म गिविंग एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। यू डोंट रिक्वायर एन एजेंट टू कार्व आउट अ शेप आउट ऑफ दैट मड, यू डोंट रिक्वायर एन एजेंट to write something on the clean tablet, because the tablet is no longer clean slate. You don't matter, you no longer have a clean slate now. You already have everything written on the slate. You don't require some active agent to write something on the clean slate. ये डेकार्ट ने किया बेसिकली। तो अब हुआ ये कि जब क्वांटम मैकेनिक्स का एडवेंट हुआ, तो ये फ्रेमवर्क जो है इसको बड़ा धचका, मतलब ये पूरी जो एक पैराडाइम था, पैराडाइम शिफ्ट जो है वो हुआ। और जो क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी थी उन्होंने फोर्स किया इस पैराडाइम शिफ्ट। क्यों? तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले, क्वांटम मैकेनिक्स के आने से पहले जो क्लासिकल फिजिक्स थी, वो ये कहती थी कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटीज, फंडामेंटल ब्लॉक्स, इनडिविजिबल बट एक्चुअली एग्जिस्टिंग। इन एटम्स या पार्टिकल्स के बारे में जो फिजिसिस्ट थे उनका ये तस्वर था कि भाई ये उसी तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे फर्ज करें आपके सामने ये चेयर, जो अगर आपके सामने कोई चेयर है, तो चेयर इज एन एक्चुअली एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। तो फॉर क्लासिकल फिजिसिस्ट ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, दे वर जस्ट लाइक दीज एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटीज बट वेरी स्मॉल। तो सिर्फ स्केल का फर्क था। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि जब क्वांटम मैकेनिक्स आई, तो उसने कहा कि नहीं भाई, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनके बारे में आप ये कह रहे हो कि ये एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं, दे आर नॉट एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटीज। अच्छा, फिर ये क्या है? अब इसको समझाने के लिए मैं अब आपके सामने एक मिसाल लाता हूं। देखें, क्वांटम मैकेनिक्स मसलन ये कहती है, लेट्स से आप एक फंडामेंटल पार्टिकल पकड़ लें, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और भी बड़े, वैसे तो खैर अब तो पूरा एक बाजार तूफाने बदल दी, पता नहीं कितने पार्टिकल्स आ गए, लेकिन लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फंडामेंटल पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन। अब होता ही कि क्वांटम जो फिजिसिस्ट हैं अमूमन, लेट्स से वो कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर करना होता है। एक खास एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है, खास कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर, पोजीशन को मेजर करना। तो पोजीशन को मेजर करने के लिए वी हैव मेजरिंग ऑपरेटर्स, वी हैव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि पोजीशन को लोकेट करने के लिए, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि मेजरमेंट, पोजीशन मेजर करने से पहले, बिफोर यू परफॉर्म द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है, ये एटलीस्ट जो कोपेनहेगन जो एस्टेब्लिश इंटरप्रिटेशन है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि बिफोर यू परफॉर्म द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी लोकेशन, इट डज नॉट हैव एनी डिफाइंड डेफिनेट पोजीशन। मतलब बिफोर द एक्ट ऑफ मेजरमेंट जो स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, दे आर करेक्टराइज्ड बाय इनडेफिनेटनेस, एम्बिग्विटी, केओस। अब मेरा ख्याल अब आप रिलेट कर रहे होंगे कि ये कहां जा रही है बात। बिफोर द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, बिफोर यू मेजर द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो एस्टेब्लिश इंटरप्रिटेशन है क्वांटम फिजिक्स की, वो ये कहती है इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी डेफिनेट पोजीशन, ठीक है। मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसे नहीं है कि मेजरमेंट करने से पहले इलेक्ट्रॉन वाकई किसी पोजीशन में था ऑलरेडी, मेजरमेंट करके बस आपने उस पोजीशन को डिस्कवर कर लिया, बस आपको मालूम हो। नहीं, ऐसे नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है बिफोर द एक्ट ऑफ मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव एनी डेफिनेट पोजीशन। ये कमाल। अच्छा, होता क्या है कि
खास किस्म के एक एग्जांपल मैं मेजरिंग ऑपरेटर्स की देता हूँ। वो एग्जांपल ये है कि एक खास मेजरिंग ऑपरेटर्स के कॉन्टेक्स्ट में होता ये है कि लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए कि बिफोर द मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन हैज 5 पॉसिबल पोजीशन। ठीक है, 5 पॉसिबल पोजीशन। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि उन 5 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन था, फिर आपने मेजरमेंट की और आपको पता चल गया कि उस पोजीशन पे था। ऐसा नहीं। क्वांटम मैकेनिक्स ये कह रही है कि बिफोर मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन, द पोजीशन और लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिटर्मिन्ड, इट इज इनडिटर्मिनेट। अब इसको कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स। मतलब अब इसको क्वांटम फिजिक्स ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बेसिकली इज सॉर्ट ऑफ इन ऑल द 5 लोकेशन साइमल्टेनियसली। नाउ फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज absurd। नहीं नहीं, बात पूरी कर लेते हैं, अभी खत्म नहीं। थोड़ा सा ऊपर जरा कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा 5 मिनट जरा दे दें। हाँ, तो इस तरह है कि, और अब इससे नतीजा क्या निकलता है? इससे ये नतीजा नहीं निकलता कि इलेक्ट्रॉन कोई स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जो कि मेजरमेंट से पहले साइमल्टेनियसली 5 मुख्तलिफ पोजीशंस पे इकट्ठे अवेलेबल है। नहीं, ये एब्सर्ड कंक्लूजन है। इससे नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रॉन कोई एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटी है ही नहीं, क्योंकि इस आलम में, कॉर्पोरियल रियल में, जो एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटीज होती हैं वो ये बिहेवियर डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करती कि वो एक ही वक्त में मल्टीपल लोकेशंस पे प्रेजेंट। कि अब द फैक्ट के बिफोर मेजरमेंट इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव अ डेफिनेट पोजीशन, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज नॉट एन एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटी। अच्छा, पर इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन एक तरीके, किसी ने आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की अगर तारीफ आपसे, आप फिजिसिस्ट से पूछें, वो ये कहेगा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू अस इज डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर known as wave function. तो इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड बाय अ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन है, बेसिकली वेव फंक्शन हमें ये बताता है कि मेजरमेंट से पहले, ठीक है, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुड बी इन 5 पोजीशन। वेव फंक्शन हमें ये बताता है कि मेजरमेंट से पहले किसी भी एक पोजीशन में इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के चांसेस क्या है। मतलब अगर फर्ज करें वेव फंक्शन आपको ये बताता है कि देयर आर 5 पोजीशंस, और 5 में से पहली पोजीशन, क्या चांसेस है कि जब आप मेजरमेंट करोगे तो पहली पोजीशन में पाओगे, तो हो सकता है उसके 20% चांस हो, दूसरी पोजीशन में पाने के 20% चांस, तीसरी में पोजीशन में पाने के 20% चांस, और पांचवी पोजीशन में पाने के 20% चांस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप वही सेम ऑपरेटर्स रखें और ये मेजरमेंट करें लेट से 1 लाख मरतबा, तो 1 लाख मरतबा से 20,000 मरतबा आपको इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन में मिलेगा, 20,000 मरतबा दूसरी पोजीशन में, 20,000 मरतबा तीसरी पोजीशन में, इसी तरह 20,000 मरतबा चौथी में, 20,000 पांचवी पोजीशन में। तो ये जो वेव फंक्शन है ये बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटीज बताता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन इन सर्टेन पोजीशन। सो इट्स अ मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट बेसिकली। वरना इलेक्ट्रॉन को एज सच, एज एन एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंटिटी आज तक किसी ने नहीं देखा। अब ये जो वेव फंक्शन है ये बेसिकली क्या है? वेव फंक्शन बेसिकली is a mathematical way of describing the पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। देखिए, पैसिव प्रिंसिपल के बारे में हमने क्या कहा था? वो जो सबस्ट्रेट था उसके बारे में हमने क्या था? सबस्ट्रेट इज अ स्टोर्ड हाउस ऑफ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये जो वेव फंक्शन है, जो आपको वो जो 5 लोकेशंस के कोरिस्पॉन्डिंग, वो जो 5 पॉसिबिलिटीज हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटीज दे रहा है। ये बेसिकली उसी स्टोर हाउस ऑफ पॉसिबिलिटीज को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसके बारे में हाइजेनबर्ग ने कहा था, दीज आर पोटेंशियलिटीज, these are the potentialities associated with the passive principle of natural world। ठीक है, और इनके कोरिस्पॉन्डिंग ये जो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट है, दिस इज अ वे टू मैथमेटिकली डिस्क्राइब दैट पैसिव प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेसिकली। और जब मेजरमेंट होती है तो क्या होती है? जब मेजरमेंट होती है तो उन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी एक्चुअलाइज होती है। तो अगेन आप देख लें, जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है उसने क्या किया?
उसने पोटेंशियलिटी को एक्चुअलाइज किया, उसने किसी एक पॉसिबिलिटी को सिलेक्ट किया और उसको एक्चुअलाइज किया बेसिकली। अब ये जो ट्रांजिशन है, ये जो एक्ट ऑफ, अब इट इज सॉर्ट ऑफ, इट इज इमिटेटिंग एक्ट ऑफ क्रिएशन जिसके पीछे हमने बात की थी। ये जो एक्ट ऑफ क्रिएशन है, इसके लिए जो सबब चाहिए, जो कोजैलिटी चाहिए, ठीक है, वो एजेंट जो ये एक्ट ऑफ क्रिएशन, ये एक्ट ऑफ मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उस एजेंट का खासा ये है कि वो इस एक्शन को परफॉर्म करता है इंस्टेंटेनियसली। दिस एक्शन हैपेंस इंस्टेंटेनियसली ऑल ऑफ अ सडन। दिस एक्शन डज नॉट ट्रांसपायर इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। तो ये जो एक्ट ऑफ डिटर्मिनेशन है, ये जो पोटेंशियलिटी को एक्चुअलाइज करना है, बेसिकली दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। इसलिए एक्ट ऑफ क्रिएशन का भी ये खास खासा है कि इट डजंट एज ट्रांसपायर इन स्पेस एंड टाइम। वो कोजैलिटी विच ट्रांसपायर्स इन स्पेस एंड टाइम उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी, और ये कोजैलिटी विच एक्ट्स इंस्टेंटेनियसली ऑल ऑफ अ सडन इसको कहते हैं वर्टिकल कोजैलिटी। तो जो मेजरमेंट प्रॉब्लम है बेसिकली, वो एक्सप्लेन ही तब हो सकती है। अब फिजिसिस्ट जो है उनके लिए ये मेजरमेंट प्रॉब्लम क्यों है? एक तो ये कि दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। दिस instantaneity is something which is disturbing for the physicists. Why? Because they cannot describe it through horizontal causality. Horizontal causality के लिए there has to be a process which transpires in space and time. लेकिन ये जो एक्ट ऑफ मेजरमेंट है, ये जो 5 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी एक्चुअलाइज होती है, दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। दिस कैनॉट बी रिड्यूस टू अ स्पेशियो टेम्पोरल प्रोसेस, इसलिए इसको मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू दिस मेक्स perfect sense, because what you need to do is just जिसे कहते हैं इंट्रोड्यूस वर्टिकल कोजैलिटी, ठीक है। वैसे भी वर्टिकल कोजैलिटी जिसको एरिस्टोटेलियन फ्रेमवर्क में एफिशिएंट कॉज कहते हैं, वर्टिकल कोजैलिटी ही ऐसी कोजैलिटी है जो कि एग्जिस्टेंस ग्रांट करती है इन नेचर भी ऑल्सो, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी है, इट इज द कोजैलिटी अमंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थिंग्स। हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी कभी भी एग्जिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करती। हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी कभी भी पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं करती। पोटेंसी से एक्ट की तरफ का जो सफर है, उसके लिए वर्टिकल कोजैलिटी आपको चाहिए विच ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली। उसके एक्शन को आप स्पेशल टेम्परल प्रोसेस में रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आखिरी पॉइंट, एक तो ये कि जो जो मेजरमेंट प्रॉब्लम है वो हमें ये बताती है कि कि दिस नेचुरल वर्ल्ड, ठीक है, इज नॉट सिंपली कैरेक्टराइज्ड बाय हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल कोजैलिटी विच ऑपरेट्स इंस्टेंटेनियसली बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। इट एक्ट्स बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी एक्ट्स विद इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है। जो लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं उनको यही मसला है। वो ये कहते हैं कि देयर इज नो जंप इन नेचर। उनके कहने का बेसिकली मतलब ये होता है कि वी शुड बी एबल टू डिस्क्राइब एवरीथिंग इन नेचर थ्रू स्पेशो टेम्पोरल प्रोसेसेस, थ्रू हॉरिजॉन्टल कोजैलिटी। तो जब भी उनको कोई ऐसी चीज नजर आती है विच हैपेंस इंस्टेंटेनियसली, तो उनको प्रॉब्लम होती है बेसिकली, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन द एक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि एज सच कोई चीज ना, नथिंग गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, नथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इनके फ्रेमवर्क के अंदर, और दो अब इसमें भी इख्तलाफी ओपिनियन, मतलब रिसेंट पास के अंदर भी बहुत से फिजिसिस्ट हैं जो इसके बरक्स भी अब बात करते हैं, लेकिन अभी सो फार एस्टेब्लिश टचवुड जो एस्टेब्लिश ओपिनियन है वो यही है कि देयर आर फंडामेंटल पार्टिकल्स एक्चुअली एग्जिस्टिंग, नथिंग गोज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, नथिंग कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो जब कोई भी चीज आउट ऑफ एग्जिस्टेंस नहीं जा रही, इनटू एग्जिस्टेंस नहीं आ रही, यू डोंट रिक्वायर एक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। when you don't require act of existence, you don't require vertical causality, then everything should be explained through horizontal causality, ठीक है। दूसरा आखिरी पॉइंट, उसके बाद फिर हम रैप अप करेंगे कि देयर इज थिंग कॉल्ड क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या है? क्वांटम एंटेंगलमेंट ये है कि लेट्स सपोज आप दो पार्टिकल्स ले लें, लेट्स से दो फोटॉन्स, ठीक है। फोटॉन्स बेसिकली आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट। लेट्स सपोज दीस पार्टिकल्स आर लाइट ईयर्स अपार्ट, लाइट ईयर्स अपार्ट, ठीक है। अब होता यह कि अगर आप एक पार्टिकल के किसी एट्रीब्यूट को मेजर करते हैं, लेट्स फोटॉन्स का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको कहते हैं द स्पिन वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप एक पार्टिकल की स्पिन वैल्यू मेजर करते हैं, अब जो स्पिन जो है ना, स्पिन वो या तो क्लॉकवाइज होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो अगर आप एक फोटोन की स्पिन को मेजर करते हैं, ठीक है, लेट्स से आप कहते हैं कि इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, तो
इस फोटोन के साथ जो एंटेंगल्ड दूसरा फोटोन है जो कि लाइट ईयर्स दूर है, उसकी स्पिन भी डिटरमिन हो जाती है। अब ये एंटेंगल इस तरीके से होते हैं कि अगर एक फोटोन की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि मेजरमेंट से पहले, इससे पहले कि आप किसी एक फोटोन की स्पिन मेजर करें, यू डोंट नो कि किस फोटोन की क्या स्पिन है। व्हाट यू नो इज ओनली दिस कि अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज होगी। दोनों के क्लॉकवाइज, दोनों के एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। लेकिन मेजरमेंट से पहले यू डोंट नो कि किसकी क्या है। मेजरमेंट से पहले दो पॉसिबिलिटीज हैं कि लेट्स से एक को फोटोन ए कह दें, एक को फोटोन बी कह दें। फोटोन ए की स्पिन क्लॉकवाइज है तो फिर फोटोन बी की एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि फोटोन ए की एंटी क्लॉकवाइज है तो फोटोन ए की क्लॉकवाइज होगी। नो, दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। लेकिन मेजरमेंट से पहले हमें नहीं पता होता कि इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी। मेजरमेंट क्या करती है? मेजरमेंट, द एक्ट ऑफ मेजरमेंट इन पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी को सेलेक्ट करती है और उसको एक्चुअलाइज करती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसका तो मतलब ये हुआ कि लाइट ईयर दूर एक फोटोन है, अगर मेजरमेंट ने उसकी, सॉरी थोड़ी इंटरप्शन हो गई थी। अच्छा, बस मुझे जरा रैप अप करने को कहा जा रहा है, बस आई विल बी वेरी क्विक। तो I have a ये जो question also. एलिमेंट स्पिन मेजर करते, स्पिन डिटरमिन होती है और इंस्टेंटेनियसली दूसरे की डिटरमिन हो जाती है। अब ये जो इन्फ्लुएंस है, ये जो इंस्टेंटेनियस इन्फ्लुएंस है, ये किसी स्पेशो टेम्पोरल प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर एक फोटोन की स्पिन दूसरे को किसी स्पेशो टेम्पोरल प्रोसेस के थ्रू अफेक्ट करती तो उसमें कुछ टाइम लैप्स होता, ठीक है। बट दिस इन्फ्लुएंस टेक्स प्लेस इंस्टेंटेनियसली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अब इससे नतीजा ये निकलता है कि ये जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है, कॉर्पोरल वर्ल्ड, इट्स नॉट अ क्लोज सिस्टम। इससे ऊपर भी कुछ आलमीन है। इमीडिएटली इससे ऊपर एक ऐसा आलम है जिसको सटल रियल्म कहते हैं, विच इज नॉट बाउंड बाय स्पेस। तो बेसिकली ये जो इंस्टेंटेनियस इन्फ्लुएंस है, दैट हैपेंस थ्रू एन एंटिटी which is beyond space, which can influence two things light years apart instantaneously. तो दो चीजें थी। एक तो जो मेजरमेंट प्रॉब्लम थी क्वांटम मैकेनिक्स की, उसने हमें बताया कि सिर्फ एक मोड नहीं है कॉजेशन का, हॉरिजॉन्टल कॉजेलिटी, देयर इज अ वर्टिकल मोड ऑफ कॉजेशन आल्सो। और एंटेंगलमेंट हमें यह बताती है कि ये जो कॉर्पोरल रियल्म है, दिस इज नॉट अ क्लोज सिस्टम, इससे ऊपर भी कुछ रियल्म है जो कि इस न्यूक्लियर रियल्म को इन्फ्लुएंस करते हैं बेसिकली। तो सटल रियल्म इन्फ्लुएंसेस द कॉर्पोरल रियल्म, और उसकी एक बहुत बड़ी एक उसकी मैनिफेस्टेशन ये क्वांटम एंटेंगलमेंट। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यहाँ पे हम थोड़ी ब्रेक लेंगे, 5-2 मिनट तक हम दोबारा सेशन स्टार्ट करते हैं। और जिनका Hafsina, I have सवाल, a question जी जी for प्लीज। सवाल सर मेरा ये था आपसे। थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी तरीके से आपने क्वांटम मैकेनिक्स और इसका लिंक टू वर्टिकल कॉजेलिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सारी चीजों का एक टुगेदर करके हमें समझा दिया। पर मैं ये समझने की कोशिश करी थी, क्या आपको लगता है कि जो मेजरमेंट है उससे चीजों को मादी दुनिया में आना पड़ता है? सो इट मेक्स लाइक फ्रॉम द realm of the subtle to the realm of the material, and that जी जी, measurement causes that shift to occur. And when that shift occurs, तो क्योंकि उसका हमें स्पेसो टेम्पोरल लिंक नहीं समझ आ रहा, मटेरियल लिंक नहीं समझ आ रहा, इसीलिए मैं आपको मेजर। बता, जी जी मैं बस ये मुझे कहा जा रहा था रैप अप करें तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, वर्टिकल कोजेलिटी जो है ना, बेसिकली वर्टिकल कोजेलिटी आप समझ लें कि प्राइमरी जो लिंक है हायर रियल्स में, सटल रियल में और कॉर्पोरियल रियल में, दैट इज थ्रू वर्टिकल कोजेलिटी। क्योंकि वर्टिकल कोजेलिटी ही है जो कि कॉर्पोरियल रियल में कुछ वजूद में लाती है, विच ग्रांट्स एग्जिस्टेंस, जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। एंड वर्टिकल कोजेलिटी इज ऑलवेज ऑपरेटिव। ये ओकेजनली ऑपरेटिव नहीं, इट इज ऑलवेज ऑपरेटिव। इफ नॉट फॉर वर्टिकल कोजेलिटी, कॉर्पोरल रियल विल बिकम एब्सोल्यूट नथिंगनेस। तो वर्टिकल कोजेलिटी जो है बेसिकली आप समझ रहे हैं, इस ये एक ऑन्टोलॉजिकल ग्राउंडिंग है बिकॉज ऑफ वर्टिकल कोजेलिटी, ठीक है। ये जो 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 मेजरमेंट प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो बस वर्टिकल कोजेलिटी को नुमाया कर देते हैं। A reality which is existing always and everywhere, क्वांटम जो मेजरमेंट प्रॉब्लम है वो सिर्फ इसको नुमाया कर देती है। अब मैंने वो वेव फंक्शन कोलैप्स की बात नहीं की, मैं उसकी डिटेल में नहीं गया। कहने का बेसिकली मतलब ये कि ये जो ये जो पोटेंसी से एक्ट की तरफ का जो सफर, इट हैपेंस इंस्टेंटेनियसली।
ठीक है, कि बिफोर मेजरमेंट यू हैव लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, व्हेन यू डू मेजरमेंट वन ऑफ दोस पॉसिबिलिटीज गेट सेलेक्टेड एंड इट गेट्स एक्चुअलाइज्ड, बट दिस हैपेंस इंस्टेंटेनियसली। ये जो ट्रांजिशन है इसको स्पेशल टेम्परल प्रोसेस में मैप नहीं कर सकते, और यही चीज फिजिसिस्ट को तंग करती है। बट an act of existence always happens instantaneously। ये from a traditional point of view, जिसको आप वर्टिकल कॉज़ैलिटी बेसिकली कह रहे हैं, इसको आप इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे एक प्रोजेक्टर है, ठीक है, उसने आगे दीवार के ऊपर फिल्म चला दी, ठीक है, अब वो फिल्म में जो कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें आपस में जितने भी कनेक्शन जो रिलेशन है, दैट इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कॉज़ैलिटी। लेकिन वो जो प्रोजेक्शन हो रही है बेसिकली दैट इज द वर्टिकल कॉज़ैलिटी। विदाउट प्रोजेक्शन what will happen? Everything gets destroyed. There is no film, nothing, सारे कैरेक्टर्स खत्म हो गए। जी तो ये इस तरीके से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी बाकी जो हमारे हाजिरीन है उनसे दरखास्त है, कोई मजीद सवालात या कोई कमेंट्स हों ग्रुप में आप लोग कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं। आप ग्रुप में है ना रमजान के? जी जी तो आप उनसे जो है जी डिस्कशन फर्दर होती है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब का सेशन भी होता है, एक स्टडी सर्कल भी आजकल कर रहे हैं फॉस्टिंग बार्गेन, उसमें भी आप लोग डॉक्टर साहब से तफसीलन गुफ्तगू कर सकते हैं।